नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। इस वक्त जब हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका में आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और वहाँ भी ये इत्तेफाक है या इस पूरी दुनिया की राजनीतिक हवा ही बदल रही है कि अमेरिका में भी कमोबेश वही मुद्दे हैं चुनाव के जो भारत में इस वक्त विधानसभा चुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सतह पर आ गए हैं। अमेरिका में ट्रंप की पार्टी राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है और कह रही है कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनी तो घुसपैठियों का राज हो जाएगा, पाकिस्तानियों का राज हो जाएगा, बहुत सारे अवैध घुसपैठी घुस पाएंगे। जबकि कमला हैरिस की पार्टी ये कह रही है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद देश का जो संविधान है उसकी हत्या ही हो जाएगी। कमोबेश भारत में भी दो गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच इसी तरीके की लड़ाई है और अब ये लड़ाई बंटने, बांटने, कटने और बचने से थोड़ा आगे बढ़कर आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े का मतलब सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार झारखंड और महाराष्ट्र में रैलियां करके आज इस लड़ाई को और धार दे दी, इस हथियार को और धार दे दी कि बटेंगे तो कटेंगे। आज योगी ने झारखंड की चुनावी रैलियों में कहा कि अगर हिंदू बटेगा तो बेरहमी से कटेगा। बेरहमी शब्द और उन्होंने जोड़ दिया। और यही नहीं, जो मूल एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी की, जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि जो जातियों में लोकसभा चुनावों में हिंदू टूट गया है उसको एक बार फिर से हिंदुत्व के खांचे में लाया जाए। और इसे लाने का जुम्मा योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने दिया है और इसी योगी के इसी नारे पर आरएसएस ने भी मोहर लगाई है। या अगर विपक्ष की माने तो ये नारा ही आरएसएस का है, कंधा योगी आदित्यनाथ का है। 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से 1.5 घंटे तक चली बातचीत, उससे पहले संघ से संवाद, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत, उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिकार योगी ने अपने हाथ में ले लिए कैबिनेट के जरिए, चुनाव की तारीखों का बदलना, क्योंकि योगी की ज़रूरत उत्तर प्रदेश से बाहर ज़्यादा है, महाराष्ट्र और झारखंड में। और उत्तर प्रदेश भी नाक का सवाल है, न उपचुनाव। विपक्ष का यही आरोप है कि चुनाव आयोग ने योगी को, मोदी को स्पेस देने के लिए, धुआंधार प्रचार करने के लिए तारीखें बदली हैं। बहाना केवल कार्तिक पूर्णिमा स्नान का है। इतने सारे बवंडर के बाद जब आज योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए झारखंड और महाराष्ट्र में निकले तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जब जब जातियों में बटा है, निर्ममता से कटा है। निर्ममता शब्द का इस्तेमाल किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठन क्या इस देश के बहुसंख्यकों को डराकर वोट लेंगे? क्या उन्हें डरा रहे हैं? क्या डर की पॉलिटिक्स है? क्या बहुत सारे सवाल हैं और मंथन में आज हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि क्या कटने और बटने से जीते जाएंगे चुनाव। और बटेंगे और कटेंगे को लेकर बहुत सारे समानार्थी शब्द अलग अलग तरीके से नेता अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या की, विश्लेषण किया। लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ा अलग है। देखिए,
एक तरफ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ झारखंड का विधानसभा चुनाव और तीसरी तरफ पीक पर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। इन तीनों ही राज्यों में अपनी धाक कैसे जमानी है, ये कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। जब विपक्ष की ओर से चलाया गया जाति जनगणना का कार्ड कोई तोड़ बीजेपी ना निकाल सकी तो सीधा धर्म पर आ गई, यानी कि एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होना है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला स्लोगन जग जाहिर है और इसको हवा देने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद संघ है। दरअसल संघ को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही वो एकमात्र चेहरा है जो हिंदुओं का पुनरुद्धार कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष भी कम नहीं है। तुम डाल डाल हम पात पात की राजनीति में माहिर विपक्ष लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार कर कहा कि बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये लोग जल जंगल जमीन लूटकर अमीरों को बांटते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इसको बोला। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। दरअसल लूटने वाली बात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड को आलमगीर ने लूटा, साथ ही कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और ये समय बटने का नहीं है। सुनिए जरा आप भी। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब देश को लूटा था, उसने देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे,
हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती हुई दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो, यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। तमाम बयानों के मद्देनजर आखिर में बात वोटर पर आकर टिक जाती है। वैसे तो झारखंड आदिवासियों का डेरा माना जाता है और यहाँ अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वोटर्स काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में इन वोटर्स को अपने पाली में लाने के लिए हर तरह के बयान मान्य हैं। उधर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में भी उपचुनाव होने हैं। चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में यूपी के उपचुनाव को एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि किसकी बात जनता के दिल में उतरती है और किसकी दिल से उतरती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। योगी जी इतिहास बता रहे हैं चुनावी सभाओं में कि इतिहास गवाह है, जब भी हम बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। अब थोड़ा एक शब्द और आगे उन्होंने जोड़ दिया, निर्ममता से कटे हैं। तो अब बीजेपी वालों के लिए कोई रास्ता बचा नहीं कि वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि भाई राष्ट्र के प्रति ये रहिए राष्ट्र। अब तो सीधे सीधे कटने पिटने और बटने का मामला और भी स्पष्ट हो गया है। वो जिस कटने की बात कर रहे हैं वो और स्पष्ट कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग घर के भीतर शंख और घंटा घड़ियाल नहीं बजाने देंगे। ये कौन लोग, किसकी बात वो कर रहे हैं? इसी से क्या ध्रुवीकरण होगा? क्या इसी से चुनाव जीता जाएगा? यही सारे सवाल हैं। और क्या बीजेपी और संघ परिवार के पास अब डर की राजनीति के सिवा कोई रास्ता नहीं है क्या? ये सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई एक तरफ जाति की राजनीति, दूसरी तरफ डर की राजनीति। ये कह सकते हैं कि एक तरफ बहुत दिनों तक राजनीति हुई इस देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को डरा के, बहुत सारे दल खड़े हुए, बड़े हुए, अपनी राजनीति जो है वो ऊंची की, मजबूत की। उसी तरह क्या अब बहुसंख्यकों में एक डर पैदा करके राजनीति की जा रही क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है मंथन में। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। शैलेश सिंह झारखंड से हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत। बिहार, झारखंड और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक पीयूष पंत साहब हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। दिनेश शर्मा जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक लंबे अंतराल के बाद भाई राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से। राजू जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजू जी मुस्कुरा रहे हैं, पूरा देश छान कर आए हैं राजू जी, और बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे चीज़ें एकत्रित करके आज आए हैं कि न्यूज़ के दर्शकों के सामने अभी अपने विचार रखेंगे। बिलाल सब्जवारी से ही चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। बिलाल भाई, एक लंबा वक्फा हो गया आपसे रूबरू हुए, अच्छा लग रहा है आपके साथ आज बात करके। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर, क्या इस देश में जो 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और हिंदी हार्टलैंड में जिस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, ये बात दीगर है कि इस देश के मीडिया ने उस तरीके से चीज़ों को रखा नहीं। ये बताया जाता रहा कि भाई एक पार्टी हिंदी हार्टलैंड बड़ी मजबूत है,
ये बात तो जब मजबूत दिखी तब की बताई गई, लेकिन जब उस पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारी शिकस्त मिली, उसको महाराष्ट्र में भारी शिकस्त मिली, उसको राजस्थान में शिकस्त मिली, वो हरियाणा में हाफ हो गई, ये बातें बताई नहीं गई। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि अब बीजेपी और जो संघ परिवार है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप फिर से सबको हिंदू बनाओ, हिंदू के खांचे में लाओ? ये डर की पॉलिटिक्स है क्या बिलाल साहब? डरा के चुनाव जीते जाएंगे? कभी अल्पसंख्यकों को डरा के लोग वोट लेते थे कि साहब ये दल आप कुछ नहीं छोड़ेगा, बजरंग दल नहीं छोड़ेगा, फला नहीं छोड़ेगा। तो कुछ पार्टियां पहले अल्पसंख्यकों को डराती थी, अब क्या बहुसंख्यकों को डरा के वोट लिया जाएगा बिलाल साहब? देखिए दुर्गेंद्र जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि पैनलिस्ट में से किसी की आवाज़ निरंतर हमारे पास पहुंच रही है, वो माइक म्यूट कर लें। जी, सभी लोग माइक म्यूट कर लें। बिलाल साहब बोलेंगे तो फिर वही बोलें, और बाकी जिसकी बारी है तभी बोले। मेरा अनुरोध है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग स्वीकार करेंगे इसे। धन्यवाद। बोलिए बिलाल साहब। देखिए दुर्गेंद्र भाई, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें इस बार 2024 के बाद, जैसे आपने जिक्र किया, जिस तरह से एक बार फिर हिंदुत्व का नैरेटिव खड़ा किया गया, तो ये साफ जाहिर है कि राइट विंग फोर्सेस को इस बात का आभास हो गया है कि सोशल जस्टिस के जो फोर्सेस हैं, सामाजिक न्याय की जो मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना के जो पक्षधर हैं, पीडीए के फार्मूले में जो विश्वास करते हैं, उन्होंने जिस तरह से दलितों को, महादलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को और इसके साथ अन्य समाज को जिस तरह से पीडीए के फार्मूले के तहत इकट्ठा किया, उसने राइट विंग फोर्सेस के अंदर एक भय पैदा कर दी जी, जिसके चलते वो अपनी एक ऐसी राजनीति पर उतर आए जो वास्तव में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरह से एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे, तो उसी समाज के लोग ये कहते हैं कि साहब बांटा भी आपने है और काटा भी आपने जी। आपने पूरे हिंदू समाज को जिस तरह से जातियों में विभाजित किया, आज जब वो जातियां अपने अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक संरक्षण के लिए, अपने शैक्षणिक संरक्षण के लिए, अपने आधिकारिक संरक्षण के लिए, राजनीतिक संरक्षण के लिए जब एकजुट हो गई, तो फिर ये दोबारा हिंदुत्व की नारा देकर उसको जो पलटने की कोशिश है, वास्तव में ये एक इस तरह का ध्रुवीकरण है जो उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर ही रिवर्स स्विंग हो रहा है जी। दरअसल जितना हिंदुत्व की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और जिस मुख से वो लोग बात करा रहे हैं ऊंची जाति के लोगों से, उसका संदेश पिछड़े जातियों में, दलितों में उल्टा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि साहब ये अल्पसंख्यकों से जो लड़ाई करते हैं और ये अल्पसंख्यकों के नाम पे जो लड़ाई लड़ी जाती है, वास्तव में ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि इस आड़ में हमारे आरक्षण पे डाका डालने की लड़ाई है। जिस तरह से 69 शिक्षा भर्ती घोटाले के अंदर पूरा आरक्षण पे डाका डाल दिया गया और उसको बाद में कोर्ट के आदेश द्वारा रेक्टिफाई किया गया। तो ये संदेश जातियों में, पिछड़े जातियों में, दलितों में, बहुसंख्यक हिंदू समाज में अच्छी तरह चला गया है कि ये अल्पसंख्यक हिंदू समाज जब सत्ता का से डर लगता है तो वो सबको हिंदू कर लेता है। तो ये वो एक साइकोफेयर है जिसके चलते इस तरह का नारा दिया जा रहा है और सत्ता में रहते हुए हर जिम्मेदार शख्स की ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रम को, अपने विकास के कार्यक्रमों को के नाम पर वोट मांगे, ना कि मुगलों के नाम पर वोट मांगे। तो मुगलों के बाद तो इस देश के अंदर 250-300 साल अंग्रेजों ने भी राज किया, वो कहां गायब हो जाए। ठीक बात है, बड़ी बड़ी बात है। पीयूष पंत साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। पीयूष पंत साहब,
अभी बिलाल साहब ने कहा कि कटेंगे बटेंगे, आज योगी जी ने उसमें निर्ममता और जोड़ दिया। बीजेपी के लोगों के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं। बीजेपी के कुछ ऐसे राष्ट्रवादी टाइप प्रवक्ता अक्सर शोज़ में, हमारे शो में भी आए, वो कहते थे कि ना ना ना, वो तो कह रहे हैं कि अगर जब जब ये राष्ट्र बटेगा तब तक हम कमज़ोर होंगे। लेकिन अब तो उन्होंने सीधे सीधे निर्ममता से कह दिया, भाई निर्ममता से कटोगे। तो ये पता है किसके लिए क्या हो रहा है। और आज उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। हम पहले तो हम और आपको बताना पड़ता था कि भाई ये जाति बनाम धर्म है, जाति बनाम हिंदुत्व है, जाति बनाम कटोगे बटोगे है, कि भाई इसकी काट लेकर आए कि क्या कटो जाति की काट कटेंगे बटेंगे है या बटेंगे कटेंगे है। लेकिन आज उन्होंने सब कुछ, हमारा आपका काम सबका कर दिया झारखंड में। और उन्होंने कहा कि भाई जब जब हम बटे हैं जातियों में, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर जब जब हम बटे हैं तो हम निर्ममता से कटे हैं। तो अब कुछ बचा नहीं, स्पष्ट सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी इतनी बेबस है कि उसके पास बस अब इसके अलावा कुछ नहीं है? ये अंतिम हथियार है क्या पीयूष पंत? देखिए दुर्गेन जी, अंतिम हथियार तो ये है, लेकिन ये हथियार इनका भोसड़ा हो चुका है। क्योंकि ये हथियार हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से प्रधानमंत्री जो संघ प्रमुख के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जो मोर्चा खोल दिया था। भाई योगी जी तो जो है कि वो एक इनके मैस्कोट हेट स्पीच देने वाले और मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने वाले एक मैस्कोट हैं जो 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 आरएसएस के और भाजपा के जो है वो। लेकिन हमने देखा 2024 में नरेंद्र मोदी जी भी पीछे नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी क्या क्या नहीं कह दिया कि ये छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके गहने औरतों को उतार ले जाएंगे, तमाम बहुत पूरा एक वहां पे पूरा सांप्रदायिक इस तरह डिवाइड करने के लिए जो है बांटने की कोशिश की गई। लेकिन परिणाम क्या रहा? लोग जो है कि उस बहकावे में आए नहीं, क्योंकि अब लोगों ने समझ लिया है कि आप कब तक वही रिकॉर्ड चलाते रहोगे। भाई उनके लिए समस्या रोजी रोटी की है, उनके लिए समस्या महंगाई की है, उनके लिए समस्या नौकरियों की है। उसके आगे आप इस तरह का मोर्चा खोल रहे हो कि वो लूट ले जाएंगे। अरे कौन लूट ले जाएंगे? उनके साथ तो वो रह रहे हैं भाई। हर हिंदू मुसलमान साथ साथ रह रहा है इतने सालों से, कहीं कोई नहीं इस तरह से लूट रहा है। तो ये जो एक आप इस तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो अब भोतरा हो चुका मुझे लगता है। अब आखिरी इनके पास, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लगातार जो है ये शिफ्ट की जा रही डेट्स को आप देखिए लगातार, कहीं ना कहीं ये एक स्वीकारोक्ति है कि योगी आदित्यनाथ भी फेल हो चुके हैं और उनके खिलाफ एक जो है कि वो जनता में एक असंतोष है। नहीं तो जो है कि उपचुनाव को टलवाना, मुझे नहीं लगता कि योगी एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत ऐसा काम होगा कि वो बार बार टलवाए। क्योंकि आप कुछ भी कहते रहिए आप, क्योंकि जितने भी बहाने लगाए जा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए आयोग ने टलवाया, बहाने मात्र लग रहे हैं, बहाने मात्र लग रहे हैं। वो चाहे पहले का जो कारण था कि साहब वो एक पिटीशन लगी है, वो भी बहाना था। अभी का जो है वो भी बहाना है कि साहब ये जो त्योहार है, तो अरे नहान है तो नहान तो 15 बाद में है ना, 13 को तो हो ही जाते चुनाव। और भाई देखिए इलेक्शन सबसे मजबूत, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि नहाने में विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनको हमारे मतदाताओं का एक कर्तव्य है, न कि अपने जो है कि आस्था को लेके। आस्था तो आप कभी भी डुबकी लगा सकते हो, उससे आप आर पार नहीं हो जाओगे, जीवन मरण का सवाल नहीं है। लेकिन लोकतंत्र से आपको अपनी सरकार, अपने भलाई के काम करने के लिए एक ऐसी सरकार चुनने का मौका होता है या उसके खिलाफ आक्रोश अपना दिखाना होता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये लोगों को समझना चाहिए और लोग समझते भी हैं। लेकिन ये नेता जो है उनको लगातार भटकाते रहते हैं। तो मुझे लगता है देखिए दुर्गेन जी, और ये अब ये चलने वाला नहीं है। और जो जातियों की बांटने की बात कर रहे हैं, इनको देखिए एक शौक लगा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, ये सोच नहीं सकते थे कि इतनी सीटें कम हो जाएंगी। और वो जो जातियां जो गई हैं, पिछड़ी जातियां, जो दलित समुदाय जो है, वो लगातार उनके लिए महत्वपूर्ण है संविधान, उनके लिए महत्वपूर्ण है उनके अधिकार। अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है देखिए, आदिवासियों की बात झारखंड में की जा रही है। 5 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीता था, वहां पे जो भी रिजर्व सीटें हैं ट्राइबल्स की जो है, दूसरी वहां पे उनको बरगलाया जा रहा है। और घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठिए ये तो देखिए, घुसपैठिए बांग्लादेश जा रहे हैं। तो भाई जो आपकी वहां की प्रधानमंत्री थी, जो प्रेसिडेंट थी वहां की, जो आपकी क्या नाम
खालिदा वो जिया। वो तो मोदी जी के काफी खास नजदीक रिश्ते थे। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि भाई आप घुसपैठ वहां से रोकिए? ये तो देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो वहां पे लगा हुआ है, और उसमें जो है कि केंद्र सरकार की जो फोर्सेज हैं, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वो वहां की निगरानी करती हैं। और अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। फिर राज्य सरकार में एक इन्होंने देखिए बड़ा अच्छा सीख लिया है, जिहाद। जहां भी आता फिट कर देते हैं जिहाद। अब जिहाद का इनको मतलब भी नहीं पता है, कम से कम किसी अपने उर्दू के मौलवी से, जो है उत्तर प्रदेश में बहुत से हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है साहब जो है कि मदरसे जो है वो सब लीगल है, कहीं नहीं है। तो किसी भी मदरसे के टीचर से पूछ लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। हर जगह वो बदनाम करने के लिए जिहाद जोड़ देते हैं। तो वहां पे ये योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके जिहाद। और आप ध्यान रखिए, योगी आदित्यनाथ जी पिछले चुनाव में जहां जहां अपना अपना जो है इन्होंने भाषण दिया था, वो सीटें जो है भाजपा हार गई थी। ये भी ध्यान रखिए आप, जो है दूसरे राज्यों में। बीजेपी के लोग तो तो क्लेम ऐसा करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 80-90% स्ट्राइक रेट है उनका, योगी जी का। रेट रहा है, लेकिन अभी के चुनाव जो हुए थे उनमें निश्चित रूप से वो रेट नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि अब दलित समाज और जो आदिवासी समाज और जो पिछड़ा समाज है वो समझ गया है कि ठीक है। इनका खेल क्या है। धर्म के नाम पे जोड़ने को बात आप रहे। हमने देखा क्या हो रहा है, हमने गुजरात में देखा, भाई आप कटोगे, कटो का हमने गुजरात में देखा, हमने जो है कि अभी बहराइच में देखा, हमने दिल्ली के दंगों में देखा। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? हिंदुओं का भी हुआ, लेकिन मुसलमानों का नुकसान हुआ, जिस तरह दंगे वहां पे उनको टारगेट किया गया वहां पे जो है। मैं खुद दिल्ली के दंगों में मैं गया था, वहां देखा था मैंने किस तरह से क्या नुकसान हो रहा है वहां पे। तो ये ऐसा नहीं है, काटते भी आप, ये बात सही है। देखिए खड़गे जी ने जो बात कही है, तो ये एक जुमले छोड़ रहे हैं, और वही कि हिंदू समाज को एक कर लेंगे। हिंदू समाज की समस्याएं क्या है वो देखिए ना आप। उनके लिए महंगाई बहुत, देखिए महंगाई का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर चीज, अभी दिवाली मनाना लोगों के लिए मुश्किल था। आप अयोध्या में देखिए, इन्होंने रिकॉर्ड किया दिया जलाने का। उसी के बाद दूसरे दिन हर बार ये होता है, गरीब बच्चों द्वारा तेल बटोरने का, दिए बटोरने का, तेल बटोर बटोर के लाने का। ये भी एक ये सच्चाई है इस देश की। और आप उस सूबे को जो है, आप वहां पे एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हो कि साहब हमने इतने ठीक है, लाख दिए जला दिया। ठीक है, मैं लौटूंगा पीयूष जी, मैं लौटूंगा। एक मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक पर जाएंगे। चर्चा बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है, जल्दी लौटते हैं। क्या राजनीतिक दल मूल मुद्दों से लोगों को भटकाकर, डराकर, कटने बटने जैसे मुद्दों में उलझाकर वोट लेना चाहते हैं क्या? ये बड़ा सवाल है और मंथनबाजी इसी बात की चर्चा। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रवक्ता विजय चौरसिया भी जुड़ गए हैं। स्वागत है चौरसिया जी। सीधे रुख शैलेश सिंह का करेंगे, कांग्रेस के नेता हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन शायद कोई कन्फ्यूजन था तो वो जेएमएम का समझ बैठे उनको, आलमगीर आलम का। और आलमगीर, दिल्ली वाले आलमगीर से लेकर झारखंड वाले आलमगीर तक योगी जी ने उनकी खबर ली कि भाई एक तरफ भ्रष्टाचार का मसला उन्होंने बताया। लेकिन ये आरोप आप पर है कि आप के लिए जाति सर्वोपरि है, क्षेत्र सर्वोपरि है, भाषा सर्वोपरि है, और जात के नाम पर आप बांटते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आपके एजेंडे में देश नहीं है, ये आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ ने शैलेश सिंह, आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर। देखिए ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम के बिना भाजपा की लड़ाई होती ही नहीं है। अब झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा उठा दिए है कि भाई झारखंड में भी यही हालत कर दी है कि घुसपैठिए आ रहे हैं। भाई घुसपैठियों को संभालना, उनको संरक्षक देना, ये सारा केंद्र सरकार का काम है। घुसपैठिए बॉर्डर से अंदर आते हैं, और किस स्टेट से आ रहे हैं? आसाम और बंगाल से आ रहे हैं भाई। तो जो जिसका बॉर्डर आपके कंट्रोल में है, तो फिर आप क्यों नहीं देखते हैं? यानी कि आप अक्षम हैं। आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए था इसी मुद्दे पे कि आप घुसपैठियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, परंतु उठा रहे हैं बार बार इसी मुद्दे को, क्योंकि भाई घुसपैठिए का मुद्दा मुस्लिम से जुड़ा हुआ है।
तो बिना मुस्लिम के उनके पास कार्य दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब वो फेल्योर हो जाते हैं तब एक ही मुद्दा उठाते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम कर दो। झारखंड में इतना विकास हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, और मैया सम्मान योजना के तहत इतने बढ़िया से महिलाएं खुश हैं और वोटर खुश है कि उनके पास मुद्दा ही नहीं है लड़ने के लिए। अब मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए तो फिर से हिंदू मुस्लिम कर दो। आज योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर आकर के वही किए कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, और यहां पर भी वही है, बटेंगे तो कटेंगे। भाई बांटा किसने है? बांटा तो आपकी विचारधारा वाले लोगों ने ही बांटा है। बांटा तो आप लोगों ने है, क्योंकि जाति में पहले बांटे, बाद में जाकर के बांटने का काम आप धर्म के आधार पर कर रहे थे। आखिर धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम, राज्य को बांटने का काम और सारे चीजों को बांटे हैं, समाज को बांटने का काम भी इन लोगों ने किया धर्म के आधार पर। अब जब देख रहे हैं कि छोटी जातियां को कांग्रेस संरक्षण देते हुए चाहती है कि भाई उनको उनका अधिकार मिले, और ये संविधान बदलने की बात जब करने लग गए, तब कांग्रेस ने जब बात उठाई तब जाकर के जातियों का, जाति जनगणना की बात हम लोगों ने उठाई कि भाई जिसके जितनी भागीदारी रहेगी उनको उतनी हिस्सेदारी रहेगी। जब ये देखा इन लोगों ने, तब जाकर के ये लोगों ने अब जाति में करने लग गए कि भाई बैठेंगे तो कटेंगे। आपने कटने का डर किसको दिखा रहे भाई? दैट मीन्स कि आप फेल्योर हैं, आपकी केंद्र सरकार फेल्योर है, आप प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं। तो जब नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए था। आपको सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। तो जब आप डर भी फैला रहे हैं, एक तरफ आप उसको सरकार को संभाल भी नहीं पा रहे हैं, दूसरे तरफ जाकर के आप कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पे बांटने का भी काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? समाज में विकास की एक भी बात नहीं होती है। पूरे चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, तो ठीक है शैलेश सिंह, ठीक है, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूँ, विजय चौरसिया को ले लेता हूँ। विजय चौरसिया, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। इतने दिनों से संगठन है, पार्टी है, काफ़ी दिनों से सरकार चल रही है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, मतलब बिना डराए, बिना हिंदू मुस्लिम करे नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाओगे आप लोग। विजय चौरसिया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। किन चीजों का डर इनको है और काहे परेशान है जोगी जी के कार्यक्रम में? लाखों की भीड़ उमड़ी ये बता रहा है कि जोगी जी का कार्यक्रम कितना सफल है, और जोगी जी का की जो छवि है झारखंडी और जनता में और पूरे देश में, वो कैसी छवि है। हम आपको दिला देना चाहते हैं कि ये विकास की बात कर रहे हैं। 2019 में इन्होंने एक निश्चय पत्र लाया था, जिस सरकार की ये तारीफदारी कर रहे हैं। उन निश्चय पत्र को इन्होंने उल्टा करके नहीं देखा 5 साल। जब चुनाव सिरहाने खड़ी हो गई दुर्गेश जी, तो इन्होंने मैया सम्मान योजना लाया, और वो भी मैया सम्मान योजना इनकी खुद की नहीं है, ये लाडली योजना को चुरा करके झारखंड को परोसने का काम किया। और उसमें भी इतनी विसंगति है दुर्गेश जी कि आप वेबसाइट में लक्ष्मी देवी का नाम डालो तो बताएगा कि नॉट फाउंड पुरुष है। मतलब एक बढ़िया सा वेबसाइट भी स्टेबल सरकार नहीं बना पाई। और दुर्गेश जी, मैं कहता हूं कि बना कहां से पाएगी? इनका एकमात्र उद्देश्य था लूटना, भ्रष्टाचार की गंगा बहाना और तुष्टीकरण करना। अभी इन्होंने जब हलफनामा दायर किया, अपना चुनावी हलफनामा, एक मुख्यमंत्री का हलफनामा है, लंबे चौड़े विभाग है उनके, लंबे चौड़े पदाधिकारियों का रेला है, तो ये अपनी उम्र सही से नहीं लिख पाए। 5 सालों में इनकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। आप समझ सकते हैं ये सरकार कैसे चल रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि जो झारखंड में अभी हो रहा है ना साहब शैलेश जी, कि जमाई बस्तियां बसाई जा रही है, जमाई टोले बसाए जा रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय आपको नहीं लगता है? कुछ इसी तरह की हरकत वर्षों पहले कश्मीर में हुई थी, आपकी ही सरकार थी। कश्मीर पंडित अभी कहां हैं? इस तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को कहां धकेल दी है पूरे देश में, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप कहीं के हो क्या? दिन प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है, कुछ होश नहीं आ रहा है। अभी भी तुष्टीकरण की बात है। मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी झारखंड की बदल रही है, क्या यह मुद्दा नहीं है क्या?
हम बटेंगे नहीं अगर कहा जाता है तो हिंदू अगर एक हो रहा है, इसमें आपको क्या समस्या है? एक कहा जा रहा है कि हिंदू एक होकर के मुसलमानों पर हमला कर देगा? क्या जोगी जी ये कहा है क्या? अरे अरे हिंदुओं को तो डेमोग्राफी डरा बदल रहे रही है हो हमारे झारखंड की। भाई। विजय उसी चौरसिया, रास्ते पे है विजय झारखंड। चौरसिया, आप योगी जी क्या कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो निर्ममता से कटोगे? अब कुछ बचा है क्या कहने को? हिंदुओं को ही तो डरा रहे हैं ना वो, कि भैया ये सच नहीं है। अगर बटोगे तो काट दिए जाओगे निर्ममता से। दुर्गेश जी, क्या दुर्गेश क्या जी, हुआ? इसका ये मतलब सच क्या हुआ? नहीं है। ये क्या ये सच लल्लू नहीं है? चप्पो नहीं, सीधी बात करिए। और वो शैलेश सिंह कह रहे हैं कि भाई सीमाओं की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। क्यों बिल्कुल, घुसपैठिए आ रहे हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं रोका आपने? 10 साल से सरकार चला रहे हैं आप। बिल्कुल 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 दुर्गेश साहब, सीमाओं की रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। इन्होंने सीधे सीधे तौर पे भारतीय सेना पे सवाल उठाया है। लीजिए, मैं इनका जवाब दे देता हूं। लीजिए। मैं इनका जवाब मतलब दे अपने देता हूं। आपके ऊपर कोई सवाल इन्होंने उठाया तो दो- भारतीय सेना पे चला जाता है। भाजपा पे सवाल उठाओ, केंद्र सरकार पे सवाल उठाओ तो भारतीय सेना पे सवाल उठता नहीं। नीतियां आपकी हैं, सेना इंप्लीमेंट करती महाराज। सेना हमारे देश की है, आपकी और हमारी नहीं है दुर्गेश साहब। और नहीं, हमारी सेना है, तभी हम और हमारी आप सेना सुकून है। से हैं। हमारी सेना है वो, हमारी बिल्कुल सेना है। बोलिए। सरकार ही बनाती है, सरकार जो सेना को डायरेक्शन देगी वही काम करेंगे। तो सेना का अच्छा। काम है रक्षा करना। सरकार अगर डायरेक्शन देगी कि उनको छोड़ दो तो वो छोड़ देंगे। तो भाई आप अच्छा। संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर सेना के लोगों ने अच्छा। उनको दिया है छोड़ने का, ये दिया है, तो आप उसको क्यों नहीं संभाल रहे हैं भाई? उन सेना बिल्कुल को बिल्कुल। वहां से चेंज कीजिए। सुन, तो आपकी आपने बात तो मैं कभी समझ किया गया। नहीं पिछले 10 सालों में। अरे सुन लो भाई, आपकी बात मैंने समझ लिया, अब सुन भी लो। शैलेश बाबू, आप सेना को इतना कम आंकते हैं? भारतीय सेना को सरकार कह दे रही है छोड़ दो और सेना छोड़ दे रहा है। भारतीय सेना को आप ऐसे आंकते हैं? मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र में भी घुसपैठ होता है। आपको नॉलेज में है या नहीं है, मैं नहीं, आपको वहां बता भी देता चुनाव हूं। का मुद्दा है। और ले- वहां भी चुनाव का मुद्दा है। वहां भी दक्षिण पंथियों ने आपके ही दुर्गेश अत्यंत जी, प्रिय या तो बोलने दिया जाए मुझे पूरी बात, या वहां मैं क्यों वहां करता हूं? वहां भी मुद्दा बना के रखा है। घुसपैठ है आप वहां, पूरी सही कह बात रहे हैं हमें आप। कहने देंगे? आप पूरी बात कहने देंगे? बोलिए, आप समय दे रहे हैं मुझे? बोलिए। इतनी देर से समय दे रहे हैं, बोल ही रहे हैं आप, बोलिए। आप प्रवक्ता ना बने, आप अपनी जगह पे देखो, रहे भाई। हमें दुर्गेश हमें भाई, हमें हमारा काम मत सिखाओ। ठीक है, मुझे लगता है पहली बार आप हमारे साथ चर्चा में आए हो। हमें हमारा काम मत सिखाओ। हम पूरा मौका देते हैं। हम प्रोपोगंडा नहीं फैलाते, हम डिबेट करने बैठे हैं और उस पर आप बोलने का पूरा मौका। बोलिए। आप बोलने तो दो मुझे। दो बातें कही इन्होंने। एक तो ये कही कि भारत का बॉर्डर केंद्र सरकार के जिम्मे है, सेना के जिम्मे है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि झारखंड का कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करता है। दो बातें कही। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करता है, अंतर्राज्यीय सीमा है, तो क्या ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं है कि बाहरी घुसपैठ नहीं हो पाए? ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर घुसपैठ हो गई, चूंकि पूरा बॉर्डर हमारा बड़ा दुर्गम है, आप जानते हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, बहुत दुर्गम है। आप सेना पे सवाल मत उठाओ। अगर घुसपैठ हो गई तो उन घुसपैठियों को जमाई बनाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है क्या? आप उनका कैसी बॉर्डर बातें कर रहे हैं? अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो भाई आपको समझना चाहिए कि वहां बॉर्डर में जो दुर्गम रास्ते हैं उसको संभालना भी केंद्र सरकार का काम है। सेना पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं सरकार के नियत और नियति पे, नियत पे। जो नियत साफ नहीं है, और नियत साफ नहीं है तभी घुसपैठ हो रहा है। मैं दुर्गेश सेना भाई, पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। चलिए मैं- ठीक है, मैं भाई- राघवेंद्र सिंह राजू को ले लेता हूँ। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत। राघवेंद्र सिंह राजू, ठीक है, मैं विजय चौरसिया आता हूँ आपके पास। राघवेंद्र सिंह राजू, ये एक अलग तरीके का मुद्दा है। पूरे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कम से कम 40 से 50 रैलियां हैं। लगभग प्रधानमंत्री से जो 2-4 रैलियां ज़्यादा हैं इन चुनावों में। जो विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, 2 या 4 रैलियां ज़्यादा हैं प्रधानमंत्री से योगी जी की। तो ये तो तय है कि योगी जी खाली योगी जी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं हैं, योगी जी देश के नेता हैं। और जो जैसा अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ये संघ की प्रयोगशाला में जो नया हथियार बना है, बटोगे तो कटोगे, वो योगी जी को सौंपा गया कि चलाओ इसको। क्या
बीजेपी संघ परिवार ये जान चुका है कि जो जाति के खांचे में जब जब हिंदू टूटेगा तो वो नुकसान में आएगी, इसलिए एक बार फिर हिंदू को रीयूनाइट करने के लिए, हिंदू वोटों को एक बार पुनः अपने पाले में करने के लिए ये कवायद है। राघवेंद्र सिंह राजू जी, दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि आज जो देश की स्थितियां चल रही हैं, और देश की स्थितियों में चाहे झारखंड का चुनाव हो, आगे महाराष्ट्र का भी है, और आने वाले समय भी अन्य राज्यों में भी चुनाव 2025 में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बात योगी जी ने अभी, आपने जो दीपोत्सव पर भी ये मामला बहुत पूरे देश में गरमाया था, एक बात तो निश्चित तौर पर है दुर्गेंद्र जी कि योगी जी के ट्विटर फॉलोवर बढ़ गए हैं, राहुल गांधी से ज्यादा हैं। और मूड ऑफ द नेशन में अगर आप देखेंगे तो 33.2% लोग उनको लाइक कर, इतने किसी भी देश के मुख्यमंत्री के इतने नहीं हैं। मैं समझता हूं सब 14-15% के आसपास टिके हुए हैं। अभी हमारे पंडित जी भी ये बात कह रहे थे कि जहां योगी जी की रैलियां हो रही हैं, अरे भाई हरियाणा के चुनाव में मैं दुर्गेंद्र जी गया था असंध में, वहां नारा था कि जय जवान जय किसान और जय पहलवान। तो भाई कौन सा वहां जय जवान है, कौन सा वहां जय किसान है, और वहां पर कौन सा पहलवान है? क्या ये जातिवाद नहीं है? और पीडीए क्या है? और जितने भी कांग्रेस और भाजपा की बात छोड़ दीजिए, आप जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके सारे आप फार्मूले देख लीजिए, और सारे नेतृत्व करने वाले लोग देख लीजिए, सारे लोग अपने अपने समाज को पोषित करने में और अपने वर्ग विशेष को आगे लाने में लगे हुए हैं, और वही फार्मूला बना करके कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का एक अवसरवादिता का ये दौर चल रहा है। मुद्दे इससे बहुत पीछे छूट गए। अभी हमारे बहुत सारे लोग कह रहे थे, वो तो CIADS की रिपोर्ट आपके सामने थी कि भाई तब भी ये मुद्दा था कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जय जवान जय किसान। बात नहीं कर रहा ना राघवेंद्र राजू, कोई बात ही नहीं कर रहा है। इतना बड़ा हंगामा होगा। और दुर्गेंद्र जी बताते हैं कि योगी जी की 11 रैलियां हरियाणा में कराई गई, और उनमें 7 सीटों पर जो है वो बीजेपी जीती है, 11 में से 7। और जम्मू में भी उनकी जो कराई गई रैलियां, आप विश्वास मानिए कि एक खास वर्ग को इन्होंने उसमें नहीं जोड़ा। नहीं, आप हम पे आरोप लगा देंगे, सामान्य वर्ग को, अगले वर्ग को जो झगड़े में फंसा रहे हैं। और ये देश में सबसे बड़ा वर्ग है, और ये हिंदुत्व को मानने वाला वर्ग है। जो हिंदू बटेंगे, छटेंगे, कटेंगे, भाजपा इस नब्ज को समझ चुकी है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां केवल उसी फार्मूले पर टिकी हुई हैं। और जो दलित वोट बैंक था, आपने देखा कि हरियाणा में भी इनसे खिसक गया। भाई उन्हें तो राशन और शासन, सारी चीजें, सुविधाएं चाहिए। और ठीक है, जहां आप जैसे अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, खैर में क्या स्थिति है, और तमाम चीजों में जो फार्मूले बन रहे हैं, आप देखिएगा कि कैसे किसे पीडीए ने किसी भी अगले वर्ग के, खासतौर से क्षत्रिय समाज के किसी वर्ग को, एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया पीडीए ने। अब ये बात अलग है। और अगर आंकड़े देखें इमरजेंसी में 1980 में, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग है, और उस वर्ग में चूंकि मैं आपके डिबेट में हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 1980 में जब हेमवती नंदन महोगड़ा से इमरजेंसी के बाद मिलने के लिए गए थे संजय गांधी कि भाई बताइए कैसे जो है, तो आप बताइए कितने टिकट दिए गए थे? 139 छत्रप जीत करके आए थे उत्तर प्रदेश में। और ये 2012 में, आज अमर सिंह नहीं है, लेकिन 52 टिकट दिए थे, 45 छत्रप जीत के आए थे। राजू जी, कब तक इन अगड़ों के हाथ में कब तक सत्ता रखोगे भाई? कम से कम विजय चौरसिया को भी सत्ता दे दो, ये भी मुख्यमंत्री हो जाए, मेरी इच्छा है। जीवन भर ठाकुर ब्राह्मण के बस सत्ता रखोगे अपने हाथ में। इतने ब्राह्मण मुख्यमंत्री, इतने ठाकुर मुख्यमंत्री, इतने मंत्री, अरे भाई नीचे आओ। कम से कम जो लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनको भी तो सत्ता का स्वाद चखने दो। विजय चौरसिया के चेहरे पे चमक है, ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं ये मुख्यमंत्री हो सकते? लेकिन दुर्गेंद्र जी, एक बात समझ लीजिए कि सारी पार्टियों के सामने ये सबसे बड़ी एक चुनौती है कि आज जो भी मैंडेट आ रहे हैं, चाहे हरियाणा में देख लीजिए आप, दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे कैसे हार जीत का क्या क्या अंतर रहा, आप जम्मू में देख लीजिए। अच्छा ये बताओ, ठीक है, अब पूरे देश की चर्चा हो गई। राघवेंद्र राजू, एक मिनट एक सवाल दो, फिर मैं जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा जी, मैं उनके पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू, ये बताओ उत्तर प्रदेश में क्यों ये चुनाव आगे बढ़ा दिया गया? उत्तर प्रदेश में हालत पतली है, हालत मोटी है, या 9 की 9 सीटें बीजेपी जीत रही? ये अंदर की बात आपको पता है, बताओ। देखिए दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर इस समय छठ पूजा का कार्यक्रम भी चल रहा है। पूर्वांचल में कई सीटों पर चुनाव है, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर बहुत बड़ा हिंदुत्व का जो वोट बैंक था, मैं साफ बोल रहा हूं आपसे,
क्योंकि वो बहुत सारे लोग शुक्रताल पर जाते हैं और शुक्रताल पर जाकर के वो पूरे 4-5 दिन वहां पूजा करते हैं और वो तमाम आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था। तो जो आध्यात्मिक आप पर्व देख रहे हैं, इन पर्वों के आधार पर निश्चित तौर पर तमाम जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है और तमाम जो तंत्र है, और तंत्र के साथ साथ जो गुणा भाग लोग लगा के मैदान में देंगे नहीं तंत्र के साथ हम ऐसा मंत्र भी फार्मूला है राघवेंद्र राजू, जो तंत्र तो है ही है, वो मंत्र है, वो मंत्र काम कर रहा। मैं सीधे दिनेश शर्मा की तरफ रुख करूंगा। मैं शैलेश सिंह आऊंगा आपके पास। राघवेंद्र राजू घूम फिर के वही बात बताएंगे। ये असली बात नहीं बताने वाले कि अंदर क्या स्थिति हो गई, जमीन खिसक गई। दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश शर्मा, जो ये हिंदुत्व का वहां महाराष्ट्र में भी कटेंगे बटेंगे छटेंगे ना, ये खूब पोस्टर लगे, सबसे पहले वहीं लगे थे। क्या इन सब चीजों का वहां के मराठवाड़ा में, वहां के दलितों में, वहां के शोषितों में इन चीजों का कोई असर है? क्या वो फिर से हिंदू हो जा रहे हैं? जो खांचों में टूट गए थे दलित, कोई दलित हो गया, कोई ओबीसी हो गया, जो खांचा टूटा था, जो मंडल का खांचा टूटा और कमंडल से जो बाहर आया था, क्या फिर कमंडल के अंदर जाता दिख रहा है आपको? अच्छा, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो इस बात शुरू करते हैं कि जो कटेंगे तो बटेंगे। इसके पहले बीजेपी का एक नारा हुआ करता था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब बीजेपी अब इस नारे में फेल हो चुकी है। उसने एक नया नारा गढ़ना शुरू किया है जो हिंदुओं को बांटने का काम करता है। आपको याद होगा कि जब हमारे देश से अंग्रेज गए थे तो उन्होंने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल किया था। तो योगी जी आरएसएस की जो प्रयोगशाला है वो डिवाइड एंड रूल का कार्य कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका असर नहीं है। अगर महाराष्ट्र में इसका असर हो रहा तो मनोज जारंगे पाटिल, जो उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया है। अब वो तो बटे नहीं, अगर बढ़ते तो करते। इसलिए महाराष्ट्र में इसका ना बटने का है ना कटने का कोई फर्क मुझे नजर अभी तक नहीं आता है। नहीं अभी और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे मनोज जारंगे अगर खड़े होते तो बटने और कटने का साहस भी होता था। अब मनोज जारंगे के ना खड़ा होने से, ना लड़ने की वजह से ना महाराष्ट्र में कोई बट रहा है ना कोई कट रहा है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी महायुति की सीटें बहुत कम आ रही है और ये बिल्कुल अपने आप में ही कट और बट रहे हैं। तीनों के तीनों अपने आप में ही कट और बट रहे हैं। दिनेश शर्मा, बतौर पत्रकार आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल मराठा नेता, और बीजेपी के पास उस कद का कोई बड़ा नेता है नहीं। आप देख सकते हो, मराठा नेता कोई नहीं है उस कद का। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, उनको मराठा नेता कोई मानता नहीं। मराठा नेता अगर हैं तो शिवसेना शिंदे के नेता जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं। तो और इधर शरद पवार ने भी एक चाल चल दी है। क्या ये जो हिंदुत्व का जो जबरदस्त हथियार है, मैं एक बार फिर से आपसे वही सवाल करूंगा कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में जो एक जबरदस्त हथियार भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया है योगी के जरिए, और पोस्टर भी लगे, क्या इसके इतर वहां का चुनाव होने जा रहा है? क्या वहां सामाजिक न्याय के मुद्दे हावी हैं क्या? अब मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि यूपी का जो नारा है, योगी का जो नारा है, अब जो बीजेपी ने अपना लिया है, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में इसका असर नहीं है। दादर में, वर्ली में, अंधेरी में ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जो विश्व बिंदु राय ने लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें हिंदुओं को एक करने की बात कही थी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा क्या हिंदू एक नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सिर्फ इस तरह से लगाए थे, योगी जी आ रहे तो। लेकिन इसका असर महाराष्ट्र में बिल्कुल ना के बराबर है और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं बिल्कुल बरकरार है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में मनोज जारंगे के साथ मराठा नेता अगर कोई है तो आज सबसे वयोवृद्ध नेता शरद पवार। मनोज जारंगे के बाद अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो शरद पवार कर रहा है। उसके तुरंत बाद अगर आप देखते हैं तो नाना पटोले कर रहे हैं, और उनके साथ साथ थोड़ा बहुत असर डालते हैं तो अजित पवार डालते हैं, और उनके ठीक बहुत पीछे एकनाथ शिंदे जी हैं। तो बीजेपी जो है इस नारे में यहाँ पे तो फंस चुकी है, बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ पे कोई बट नहीं रहा है, बल्कि ये खुद ही तीनों आपस में बट और कट रहे हैं, और इनकी इस बार यहाँ पे लुटिया डूबने वाली है। लो देखिए, हाँ शैलेश सिंह बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बिलाल भाई को लूंगा। शैलेश सिंह बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? दुर्गेश भाई, मैं क्यूट करता हूँ, थोड़ा सा कहीं और जाना है मुझे। हाँ ठीक है, ओके, आप जाइए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।
शैलेश सिंह बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शैलेश सिंह। बिलाल सब्जवारी की तरफ रुख करेंगे। बिलाल भाई, कार्यक्रम की बड़ी महत्वपूर्ण मोड़ पर यह कार्यक्रम है। बीजेपी के साथी मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा की बातों से थोड़ा निराश हुए होंगे, तो वो चले गए। मुझे लगता है थोड़ा निराश हुए होंगे। हालांकि राघवेंद्र सिंह राजू ने पूरा दम भरा, उनके अंदर साहस मौजूद रहे, इसलिए राजू जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं टिके। शैलेश सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं बिलाल भाई के पास जाऊंगा। शैलेश सिंह बोलिए। शैलेश सिंह, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए। शैलेश सिंह की आवाज़ नहीं मिल रही। बिलाल भाई, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो घूम फिर कर अगर झारखंड और महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, अभी महाराष्ट्र के साथी ने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी। शैलेश सिंह चूंकि कांग्रेस के नेता, तो इनको तो सब हरा ही हरा दिख रहा होगा कि हम जीत रहे हैं, सरकार बन रही, तो मैं थोड़ा इनसे इतर जाऊंगा आपके पास। क्या इस तरह के मुद्दे क्या अब एक बार फिर से इनको कुछ लाभ देंगे? क्या ये दोबारा अपनी खोई हुई ज़मीन, जैसे उत्तर प्रदेश में खोई, अन्य जगह खोई, क्या इन मुद्दों से ये सरकार में आ सकते हैं? और क्या हरियाणा फैक्टर हमको भूल जाना चाहिए कि हरियाणा में ये जीत कर आए हैं अभी हाल में? देखिए दुर्गेंद्र जी, अगर आप हरियाणा के चुनाव की बात करें तो वहां पर स्ट्रेटेजिकल कांग्रेस से गलतियां हो गई। कांग्रेस के अपनी ही कुमारी शैलजा बैकफायर कर रही थी वहां, और साथ ही साथ जिस तरह से इंडिपेंडेंट खड़े थे, जिनको पीछे से बैकअप देकर चुनाव लड़ाया गया, वो स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस को बैकफायर कर दिया जी। लेकिन जहां तक ये बटेंगे तो कटेंगे, ये बार बार इस चुनाव, इस नारे की जो बात है, जिसको प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग फोर्सेस बार बार पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि ये बटेंगे तो कटेंगे जो सांप्रदायिकता की लड़ाई बजाहिर आपको हिंदू मुसलमान नजर आती है, अगर आप इसका डीपली एनालिसिस करें तो मुसलमानों का राजनीति में क्या स्टेक है, मुसलमानों का एजुकेशन में क्या स्टेक है, मुसलमानों का शिक्षा में क्या स्टेक है, मुसलमानों का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में क्या स्टेक है जी। और जो मुस्लिम मेरिट पर आते हैं वो मेरिट पर आते हैं, उनका तो कोई रोक नहीं सकता, वो आईएएस भी बनते हैं, पीसीएस भी बनते हैं। लेकिन और जो नीचे तबके के मुस्लिम है, या कहिए जो थोड़ा से फाइनेंशियली बैकवर्ड है, वो हाथ के हुनर के माहिर हैं, जो अपनी आजीविका अपने हाथ के हुनर से कमाना जानते हैं। तो ये जो धार्मिक जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर जो ये अपर कास्ट सो कॉल्ड हिंदू है, ये दलितों के, अति पिछड़ों के, आदिवासियों के आरक्षण पर हमला करता है। अगर इन्होंने वास्तव में हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात की होती, तो क्या बताइए कि आज इन्होंने झारखंड के अंदर या हरियाणा के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन किया, सरकारी स्कूल बंद किए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से 69,000 शिक्षा भर्ती घोटाले के अंदर घोटाला किया, पूरे देश के अंदर जो एसटी, एससी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन का प्रपोर्शन, इसको कहां भरा है, क्या मध्य प्रदेश में कहां भरा है? तो ये इस आड़ में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों के आरक्षण व्यवस्था पर डाका डालते हैं हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के आड़ में। ये लड़ाई है। दरअसल मुसलमानों का इसमें कोई नुकसान नहीं है, बजाहिर नजर आता है कि मुसलमानों को नुकसान, मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल में चला जाएगा। मुसलमान से लड़के उस आड़ में ये दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण खा जाते हैं। ये लड़ाई वास्तव में अल्पसंख्यक हिंदू बनाम बहुसंख्यक हिंदू समाज की लड़ाई है, जो मुसलमान के नाम पे लड़ी जा रही है। ठीक है। मैं पीयूष जी एक 10 सेकंड का कमेंट, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। बिलाल साहब ने बिल्कुल इस चर्चा को एक अलग आयाम दे दिया। वो कह रहे दरअसल हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। दिनेश शर्मा बोलिए, दिनेश शर्मा बोलिए जल्दी से। दिनेश शर्मा बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी वो घाव नहीं भरे हैं जो लगे हुए हैं। जिस तरह से शिवसेना को बांट दिया गया,
उसकी सिंपैथी भी आज लोगों के पास में है। जिस तरह से एनसीपी को बांट दिया गया, आज भी महाराष्ट्र लोग शरद पवार के साथ है। ठीक है। घाव भरने में समय लगेगा, कटेंगे से वो बटेंगे, यहाँ महाराष्ट्र में चलने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं बहुत जगह गया हूँ, मराठवाड़ा गया हूँ, विदर्भ गया हूँ, रत्नागिरी गया, मैं पूना जाके देखा, लेकिन वहां पर अभी भी लोगों के हाथों में ये सिंपैथी नजर आती है कि किस तरह से दोनों पार्टियों को तोड़ करके छीन लिया गया। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, बस अब मेरे पास वक्त नहीं, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ आपको। पीयूष पंत बड़ी महत्वपूर्ण नोट पर इसको ले गए हैं बिलाल साहब। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, दरअसल ये जो अगड़े और दलितों पिछड़ों की लड़ाई है, वो उनका हक ही मार जा रहे हैं। तो क्या ये बात अब अगड़ों पिछड़ों दलितों को समझ में आने लगी है क्या? और जिस दिन मुझे लगता है ये बात समझ में आ जाएगी तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, लड़ाई खत्म हो रही है, इसकी आहट जो है भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है, और इसीलिए वो जो है और जो है आक्रामक हो रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कह रहे हैं, उनको लग रहा, और इसीलिए दंगे भी हो रहे हैं। वरना पहले हमने देखा नहीं, पिछले जो आप 10 साल में देख लीजिए क्या इस तरह का माहौल बना था क्या। लेकिन लगातार जो है एक हिंसक माहौल और एक जो है कि एक दंगा पैदा करने का एक माहौल जो होता है, उस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, इसीलिए कि हाथ से चीजें निकल रही हैं और संघ परेशान है। और ये संघ ने मंत्र दिया है, योगी आदित्यनाथ, देखिए हमें याद रखना होगा, बड़ा संकट थी 2024 के बाद, रिजल्ट के बाद, और हमने आपने सबने देखा कि खबरों में यही था कि अब कब जाएंगे, कब उनको बुलाया जाएगा। लेकिन संघ ने उनको कहा कि भाई अगर तुम एजेंडा हमारा हिंदुत्व का आगे बढ़ाते हो तो हम तुम्हारी कुर्सी बचा लेंगे, वरना तो तुमको अगर जाना है तो फिर केंद्र सरकार जो है तुमको। थैंक यू शैलेश जी, 5 सेकंड शैलेश जी, फिर मैं थैंक यू करूंगा सबको। शैलेश जी, 5 सेकंड। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तित किया गया तिथि को, जबकि उसी तिथि में झारखंड में पलामू इलाके में छठ बहुत, जमशेदपुर, पलामू, इन सब जगहों में छठ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और उन जगहों में तिथि का परिवर्तन नहीं किया। तो ये अपने सुविधा के अनुसार ही भाजपा और इलेक्शन कमीशन उस तिथि को परिवर्तित करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं, विजय चौरसिया, शैलेश सिंह, बिलाल सब्जवारी, पीयूष पंत, दिनेश शर्मा, राघवेंद्र सिंह राजू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, दर्शकों ने इसको समझा, सोचा, लेकिन वास्तव में मैं बार बार यही कहता हूँ कि चुनाव पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, इन मूल मुद्दों पर होना चाहिए। नमस्कार।